हाय गाइस। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कॉल आउट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके जो शॉर्ट टर्म में उनको फिर क्या है, अपने जो टर्म है उसका बहुत शॉर्ट हो रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि विशेषकर आफ्टर 2004 के बाद से, या फिर बोल सकते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट जब से बनी है तब से आप देख पाएंगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका जो टर्म होता है 6 साल का होता है। लेकिन जो अभी वर्तमान में जितने भी बने हैं, ठीक है, 2004 के बाद से, तो उनका जो टर्म है वो बहुत कम रहा है। तो इसी के लिए चिंताजनक बात कही गई है। ठीक है, जो वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है, राजीव कुमार हैं। ठीक है, और लेकिन इनके साथ दो और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इसको हेल्प करने के लिए। और जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो देश के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर जो इलेक्शन है उसको वो देख रेख करते हैं। ठीक है, जिसके अगुवाई में पूरा इलेक्शन का जो वर्क चलता है वो होता है। तो इलेक्शन एक ऐसा मुद्दा है, विशेषकर तो अभी गुजरात में अभी इलेक्शन चल रहा है, आप जान ही पा रहे होंगे। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन को अभी ये हाईलाइट में अभी आ गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्तमान में जो मुख्य आयुक्त है, ठीक है, उसका टर्म तो अभी नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख पाएंगे कि जो राजीव कुमार है वो 15 मई 2022 से इनका ज्वाइनिंग हुआ था। ठीक है, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। जो इसकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 324 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में बताया गया है। ओके, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए क्या कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जस्टिस जोसेफ है उनका मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे लोगों को चुनकर आ रही है जिनका टर्म बहुत कम रहे। तो ये बहुत संदेह भरी बात है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख पाएंगे तो इसमें बताया गया है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसका टर्म जो होगा 6 साल का होगा। कितने साल का होगा? 6 साल का होगा। या फिर जो उनकी वर्ष है, जैसे कि 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष की उम्र तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह सकता है। ठीक है, या फिर इससे पहले भी उसको पद से पदच्युत किया जा सकता है। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनके न्यायाधीश के समान ही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा, महाभियोग के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन इनका कहना है जस्टिस जोसेफ जी का कि जितना भी अब लोग अभी बने हैं, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, उनका जो टर्म है बीते 2004 के बाद से, तो उनका टर्म बहुत कम है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतनीय है। क्योंकि विशेषकर ऐसे लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए जिसका टर्म अधिक रहे। ठीक है, तो ऐसे लोग अभी इसमें चुनकर आए हैं जिनका टर्म शॉर्ट टर्म रहा है। तो इससे जो जो इलेक्शन में जो फ़र्क पड़ता है ना, वो इलेक्शन कमिश्नर को झेलना पड़ता है। क्योंकि इलेक्शन इससे क्या है, इफेक्ट होता है, या फिर उसके जो पॉलिसीज़ होते हैं, उसके जो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इस पर को हट होते हैं। ओके, तो इसीलिए एक गंभीर मुद्दा है। तो चलिए इसमें देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन इसमें आप जान लीजिए कि जो भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है पूरा देश में इलेक्शन कराता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि जो संसद का चुनाव होता है, या फिर आप पार्लियामेंट्री चुनाव होता है, या फिर राष्ट्रपति चुनाव होता है, इसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसका मेन रोल होता है। सपोज करिए कि कोई मुख्य चुनाव आयुक्त है। ठीक है, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त सबसे पहले कौन था? सुकुमार सेन था, है ना। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त जो सबसे पहले था 19 दिसंबर 1958 है, उस समय इनकी कार्यकाल रहा था। इसकी 21 मार्च 1950 में वो ज्वाइनिंग किए थे सुकुमार जी, और जो कार्यकाल था 19 दिसंबर 1958 तक चला था। तो आप देख सकते हैं कि जो उनका जो टर्म था काफ़ी अच्छा था। ठीक है, एक लंबे ड्यूरेशन तक था। और इसके बाद अभी देखिए वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है कौन है, अभी जो हाल ही में जो अभी जो रिटायर कर गए हैं उसका नाम बताइए। तो ये सुशील चंद्रा जी हैं। ठीक है, जो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 14 मई 2022 तक था। तो इसी के ऊपर से जो जस्टिस जोसेफ जी हैं बात कर रहे थे कि जो शॉर्ट टर्म जो चल रहा है इलेक्शन कमिश्नर का वो नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें विशेषतः ध्यान देना चाहिए ताकि जो शॉर्ट टर्म है उसको ख़त्म किया जा सके। क्योंकि ऐसे लोग चुन के आना चाहिए जिसका जो अपना अवधि है, अपना टर्म है, वो पूरा कर सके। क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो देश के पॉलिसी में है या फिर जो इलेक्शन में है प्रभावित करता है, और जो सिस्टम है उस पर। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त इसलिए होते हैं क्योंकि वो देश के जो चुनाव होते हैं उसमें वो अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, क्योंकि इसको कोई आसानी से इसको नहीं हटा सकता। किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को।
तो आप देखे होंगे कि जो राज्यसभा का चुनाव होता है या फिर लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, और जो विधानसभा की चुनाव होती है उसमें ये मुख्य रोल निभाते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि इनके गाइडलाइन में ही जो इनके रेगुलेशन नियम होते हैं इनके आधार पर ही होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि ये राष्ट्रपति चुनाव भी संपन्न कराते हैं। हाँ, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि क्या ये पंचायती चुनाव भी कराते हैं? नहीं, पंचायती चुनाव ये नहीं कराते हैं। पंचायती चुनाव कराते हैं आपका जो राज्य की सरकार होती है, जो राज्य के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो कराते हैं। ये तो रहा इसके बारे में। चलिए हम कुछ और देखते हैं अगले स्लाइड पर। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ट्रैक पेट में अभी साइन किया है, ठीक है। तो यहाँ पीयूष गोयल हैं, तो ये बता रहे हैं कि अभी जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया है दोनों ने अभी एक एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कि भारत संघ अभी FTA पर ऑस्ट्रेलियाई संसद ने अभी मुहर लगा दी है, जो अभी संपन्न होने वाला है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे FTA के तहत जो भी देश होते हैं, जैसे कि 2 देश हैं, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो इसके बीच जो होगा इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट होगा उसके जो प्रोडक्ट होंगे उन पर जो सीमा शुल्क लगता है या फिर उसमें जो रेगुलेशंस लगते हैं, फिर जो उसमें लॉ लगते हैं या उसमें जो सब्सिडी होता है या फिर जो कोटा होता है उसको इसमें सिंपल बनाया जाता है, ताकि दोनों देशों के बीच जो व्यापार है फिर ट्रेड है वो आसानी से चल सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से एक लाभ ये भी होता है कि उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है, वो जो प्रोडक्शन लागत होती है वो बाकी देशों के जो मुकाबले कम होती है या फिर वो सस्ती हो जाती है। इसीलिए जो देश होते हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। अभी हमारे जो भारत हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप अच्छे से कि अगले साल जनवरी में जो अमल में आ जाएगा दोनों देशों के बीच जो FTA है वो, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में अभी औपचारिक रूप से अनाउंस कर दी गई है। और देखिए इससे लाभ क्या होगा, देखिए सस्ती दरों पर हम लोगों को क्या है कच्चा माल मिलेगा, ठीक है। जापान के बाद जो दूसरा किसी जो विकसित देश है उसके साथ जो भारत है ने FTA या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर अभी एग्री हुआ है, ठीक है। इससे क्या है लगभग 31 अरब डॉलर की जो अभी दोनों देशों के बीच अभी चल रहा है, क्या कारोबार चल रहा है, ठीक है। और लगभग 40-50 अरब डॉलर का हो सकता है अगले 5 साल में। जो कारोबार है बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है और 10 अरब डॉलर का इसमें इजाफा देखने को मिलेगा और इसमें जो वस्तु निर्यात में भी वर्ष 2026-27 तक बढ़ जाएगा। इसमें लगभग 10 लाख नई नौकरियां इसमें उम्मीद है कि इसमें इस सेक्टर में आएंगे, ठीक है, FTA की वजह से। और इसमें भारत को बहुत सारे लाभ होने वाला है, जैसे कि जो टेक्सटाइल हो गया, फिर गारमेंट्स हो गया, फिर लेदर जो प्रोडक्शन हो उसमें हो रहा है, फिर ज्वेलरी हो गया और कई सारे जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, फर्नीचर हो गया, फिर स्पोर्ट्स गुड्स का हो गया, फिर एग्रीकल्चर हो गया, फिर फिशरी प्रोडक्शन में हो गया, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया में कोई शुल्क इसका नहीं लगेगा। इससे इन वस्तुओं का जो निर्यात है वो बढ़ेगा, एक्सपोर्ट है बढ़ेगा, ठीक है। हर साल लगभग 1800 भारतीय हैं, ठीक है, जो योग टीचर हैं और जो सेफ है वो ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, ठीक है, वीज़ा में। और जो युवा प्रोफेशनल वर्ग हैं वो भी अपने जो हॉलीडे ट्रिप में भी जाते हैं, ठीक है। इससे जो दोनों देशों का जो फायदा हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीयूष गोयल ने है, ठीक है। भारत में कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और FTA को राष्ट्रपति को भी मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है, ठीक है। और जैसे इसे मंजूरी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया तरफ मंजूरी मिलेगी इसके तरफ, इसके बाद जो FTA है इस पर इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो भारत और इंडिया को आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी अरसे से भारत एशिया में एक ऐसा देश है जो ऑस्ट्रेलिया के साथ काफ़ी ज़्यादा इसके रिश्ते बन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे ऐसे मेंबर है ऐसे ग्रुप का, ठीक है, जिसके साथ भारत जुड़ा हुआ है। विशेषकर जो क्वाड ग्रुप है उसमें भी भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं, ठीक है। अब देखिए FTA हो जाने से भारत के जो बहुत सारे जो वाइन उद्योग हैं या फिर जो, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इससे ऑस्ट्रेलिया में इनका इंडिया का जो एक गेट खुल जाएगा इससे, ताकि जो दोनों देश से अपना जो इकोनॉमी है वो अपने से अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो MSME जो सेक्टर है उसमें ग्रीन फील्ड से जो उसके जो
फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सुधारी जाएगी। तो ये क्या है एमएसएमई? एमएसएमई किसको बोला जाता है? देखिए एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर। ठीक है, सपोज करिए आप किसी गांव में देखे होंगे, ठीक है, या फिर छोटे छोटे शहरों में देखे होंगे कि जो लोग होते हैं अपना खुद का दुकान चलाने के लिए एक कारोबार खोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कारोबार होता है वो एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आता है, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोला जाता है। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो माइक्रो इकोनॉमी है, विशेषकर चलता है। ठीक है, जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें अगर हम अच्छे से काम करें तो हमारा जो इकोनॉमी है देश में ये जल्दी तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो सेक्टर हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, तो आम आदमी जो क्या होता है बहुत ज़्यादा अपना फंड या फिर पैसा तो लगा नहीं पाता, तो माइक्रो या फिर एमएसएमई सेक्टर पर ही विशेषकर ध्यान देता है। और विशेषकर जो जैसे कि भारत के जो लोग हैं अधिकतर एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक दुकानदार को आप देख लीजिए, वो अपना रोजी रोटी चलने के लिए या फिर अपना कोई सा भी अपना जो बिजनेस चालू करता है वो एमएसएमई होता है। ठीक है, तो एमएसएमई एक डिपार्टमेंट है, इसको बोल सकते हैं। जो एमएसएमई सेक्टर में ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया है, उसको हेल्प करता है ये मंत्रालय। ठीक है, अभी इसमें बताया गया कि जो ग्रीन फील्ड में अभी एमएसएमई सेक्टर काम करने वाला है, क्योंकि ग्रीन फील्ड या फिर ग्रीन जो अभी जैसे कि आप जान रहे होंगे कि जो COP27 अभी जो चल रहा था, कहाँ चल रहा था? इजिप्ट में। ठीक है, तो इसमें जो माइक्रो स्मॉल के जो बिजनेसेस हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें जब ग्रीन फील्ड जोड़ा जाएगा, ग्रीन फील्ड का मतलब ये है कि जो इसका इकोनॉमी होगी तो ऐसे सेक्टर को इम्प्रूव किया जाएगा जिसमें से ग्रीन फंड मिलेगी। ठीक है, ग्रीन फंड ये होता है कि जो अभी सपोज करिए कि कोई आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, जैसे कि अब कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो वो क्या है, इन्वायरमेंटल को नुकसान करता है। तो ऐसे सेक्टर को इसमें इम्प्रूव किया जाएगा जो जो पॉल्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, जो इकोसिस्टम को बनाकर रखेगा। ऐसे जो इंडस्ट्री हो उसको बूस्ट करने के लिए माइक्रो सेक्टर के जो स्मॉल के जो बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है उनको इम्प्रूव किया जाएगा, उनको इंक्रीज किया जाएगा। तो निर्मला सीतारमण ने अभी 2023-24 के लिए अभी बताया गया कि जो उनकी बैठक होगी अभी, ठीक है, तो उसमें एमएसएमई के लिए जो ब्याज दर होगी उसमें 2-3% की गिरावट उसमें की जाएगी। ठीक है, या फिर उसको डिस्काउंट दी जाएगी ताकि एमएसएमई सेक्टर को आगे जा सके। अभी आपने देखे होंगे कि जो एमएसएमई सेक्टर के जो एरिया होते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं जो छोटे कारोबार होते हैं, ठीक है, तो उस एरिया में देखे होंगे कि सड़क हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, पार्किंग हो गया, इन सब की सुविधा वहाँ नहीं होती है। क्योंकि बड़े शहरों में तो आप देखे होंगे कि बहुत सारी सुविधाएं होती है। ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज रहते हैं, बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, रोड रहते हैं, सड़क रहते हैं, बिजली पानी सबकी सुविधा होती है। देखिए आप एक गाँव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वहाँ के जो इकोनॉमी है या फिर वो जो रूरल एरिया है या फिर जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, ठीक है, तो उनकी जो स्थिति होती है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टिंग के लिए या फिर ऐसे जो एरिया हैं जहाँ पास जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है या फिर जो एक जगह दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। ठीक है, कभी देखोगे कि वहाँ पर पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, जिससे कि समस्या होता है। जो उसके जो उद्योग लगाए हुए हैं उस उद्योग को आगे चलाने के लिए, ठीक है, वहाँ कोई सुविधा भी नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर का है नीचे डाउन चल रहा है। लेकिन अभी भी इसको बूस्ट करने के लिए या फिर इसको एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और विशेषकर इसमें ग्रीन फंड जोड़ा जाएगा ताकि ऐसे सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा जो ग्रीन फंड या फिर जो पर्यावरण से जो नुकसान नहीं होते हैं, ऐसे इंडस्ट्री कोई लगाता है, ठीक है, ऐसे कारोबार करते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें फाइनेंस भी करेगी। अभी आप यहाँ पर न्यूज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बताया कि 2047 तक जो इंडिया है, ठीक है, वो $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा भारत। ठीक है, वो मुकेश अंबानी का मानना है। ठीक है, इनका मानना है कि देश में जो आने वाले जो साल हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, विशेषकर जो इकोनॉमी सिस्टम में। ठीक है, इससे क्या होगा, 2047 तक देश की जो इकोनॉमी होगा उसका आकार बढ़कर आपका $40 ट्रिलियन हो जाएगा। अभी आप देखे होंगे कि जो क्लीन एनर्जी पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और विशेषकर जो डिजिटलीकरण का क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जैसे कभी 5G आ गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी है मुकेश अंबानी का, वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है। लेकिन उनका एक मानना है कि जो 2047 आएगा तब तक
हमारा का जो भारत की इकोनॉमी लगभग 40 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तो यहाँ पास देख पाएंगे कि एक एडिटोरियल है, इसमें बात किया जा रहा है। अभी क्या हो रहा है बात, अभी यहाँ पर देख पाइए कि डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात चल रहा है। देखिए, डाटा प्रोटेक्शन बिल एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो विशेषकर यहाँ देखिए कि द डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा, यहाँ पास आप देख सकते हैं कि डाटा प्रोटेक्शन बिल पर बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक टॉपिक है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, जिसको डीपी बोला जा रहा है 2022 का। ये गवर्नमेंट ने अभी इसके ऊपर अभी बिल बना चुका है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या बातें की जा रही है, इसमें बात की जा रहा है कि जो डिजिटल जो पर्सनल होते हैं उनके जो डाटा होते हैं वो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाएगा, जिसके थ्रू उनके जो डाटा है उसको सिक्योर किया जाएगा। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि प्लेटफॉर्म है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, फिर फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, तो जहाँ भी आप डाटा शेयर करते हैं तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक राइट चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपका जो डाटा रहे वो सिक्योर रहे और कोई इसका गलत तरीके से उपयोग ना करे। तो इसी कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पॉलिसी बना रहा है, इसके लिए जो रूल और रेगुलेशन बना रहा है, ताकि इसे समझिए जो अगर कानून बन जाएगा तो जो अभी हमारे देश में जो डाटा का जो चोरी होता है, फिर ठीक है, अब विशेषकर डाटा का जो लोकलाइजेशन होता है, विशेषकर आप देखेंगे कि जो बाहरी कंपनियां हैं भारत में बहुत सारे फल फूल रहे हैं, लेकिन जो इसका जो डाटा है हमारे देश में ना होकर किसी और देश में स्टोरेज होते हैं, तो जिससे डाटा का जो लोकलाइजेशन होता है उसका जो एक जगह जो स्टोर होता है वो नहीं हो पाता है। जिससे हमारे जो इंडिया है, इसका जो जितने भी डाटा हैं हमारे देश में स्टोरेज नहीं है, किसी और देश पर ये डिपेंडेंट है। क्योंकि जो कंपनी हमारे भारत में आती हैं वो किसी और देश की होती है, बाहरी देश की होती है, तो वो यहाँ उनको पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से जो डाटा होता है वो अपने कंट्री में, अपने देश में वो रखना चाहता है, लेकिन वो इस डाटा को गलत यूज करता है, ठीक है, वो किसी और कंपनी को बेच देता है, या फिर किसी अपने प्रॉफिट के लिए, या फिर अगर वो किसी उद्देश्य के लिए भी वो सेल आउट कर सकता है, ठीक है। तो इसे जो इंडिविजुअल का जो है जो राइट होता है, या फिर जो उसका प्राइवेसी होती है, वो हनन हो जाता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने अभी एक पॉलिसी लेकर आने वाला है, ठीक है, और जिससे क्या बोला जाता है द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो बिल है, अगर ये पास हो जाएगा तो कानून बन जाएगा, और कानून बन जाएगा तो फिर ये अभी इंडिया में लागू हो जाएगा। तो जिससे कि हम लोग जो भी है हमारा जो पर्सनल डाटा है वो जो यूज हो रहा है किसी और कंपनी को वो शेयर नहीं कर पाएंगे, और इंडिया में इसका डाटा क्या है स्टोर रहता रहेगा। डाटा प्रोटेक्शन से संबंधित बहुत सारे अभी इसके लिए कानून बन रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे कंपनियां हैं अपने अलग अलग जो रूल्स और रेगुलेशन निकालते तो है, लेकिन उसमें वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं। वही लास्ट में जब कुछ हो जाता है इंसिडेंट वगैरह, तो हम लोग को दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जिस देश की वो कंपनी होती है, क्योंकि हर देश की एक अलग अलग पॉलिसी होती है, अलग अलग नियम होती है, और आपको कुछ भी चाहिए तो उस देश से परमिशन भी लेना पड़ जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है या फिर जो डाटा से संबंधित जो रेगुलेशन बने वो इंडिया को ध्यान रखते हुए बनाया जाए, ठीक है, ताकि जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं, वो अच्छे से रहें, उनके जो पर्सनल डाटा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर रहे, ठीक है, और इसका जो डाटा लोकलाइजेशन है वो लोकल रहे, और किसी देश में उसका डाटा है स्थिर ना होकर अपने देश में उसका डाटा रहे, ठीक है। तो ये तो रहा डाटा के बारे में, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये इंडिया पोल के बारे में बात किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि जो चुनाव आता है उस समय हमेशा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक निकल कर सामने आता है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो पॉलिटिक्स होते हैं वो एक अलग लेवल के होते हैं। आपने देखे हैं कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लीडर रहे हैं जो उनके जो चुनाव वक्त था, तो ठीक है, तो उस एक दौर ही अलग था। लेकिन आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन अभी इलेक्शन का जो सिस्टम है वो तो चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन जो वोट मांगने का जो स्टाइल है, ठीक है, बहुत सारे जो लोगों का वो अलग रहा है। अब कोई आपको ये नहीं बताया कि वोट किस तरह से लिया जाए। तो चलिए इसको छोड़ते हैं हम लोग इस टॉपिक को, आप आगे बढ़ते हैं और किसी और टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ देखिए अभी एक बात की जा रही है ये सुसाइड के बारे में, ठीक है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी अभी गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया है, ठीक है। भारत का स्वास्थ्य और जो फैमिली और वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें नेशनल सुसाइड अभी जो हो रहा है उसके खिलाफ
नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है ना, इसके लिए अभी लागू कर दिया है गया है। क्योंकि इससे क्या होगा कि अब देख पाएंगे कि अभी जो हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग डेथ से या फिर जो सुसाइड से मर रहे हैं, उस सुसाइड को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया है। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने अभी रिसेंटली पब्लिश किया है नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। इस रणनीति के तहत हम लोग सुसाइड को कम करने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आए दिन आप देखे होंगे कि जो सुसाइड जो होता है घर में, तो काफ़ी ज़्यादा एक फैमिली प्रेशर से होता है, या फिर आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो बीमारी होते हैं उसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट बात कर रही है कि इसमें जो 2030 तक है, अब हम लोग को तो 10% जो मोर्टालिटी है, जो मृत्यु का जो दर है उसको कम करना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी मृत्यु का दर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, विशेषकर सुसाइड के मामले से। सुसाइड से लोग बहुत ज़्यादा अपना जान दे रहे हैं। आपने देखे होंगे कि जो किशोरी अवस्था में जो युवा वर्ग रहते हैं, विशेषकर जो 15 से लेकर 29-30 साल के लोग, इसमें जो मृत्यु दर है उनका बढ़ा है। ठीक है, कि इस वर्ग के लोग ज़्यादा मृत्यु फिर वो अपने सुसाइड ऑप्शन को चुनते हैं। तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है। तो आपको ये देखना चाहिए कि इसमें क्या करे गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को देखिए तो वो तो पॉलिसी और रूल्स बना सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि तो इसमें बहुत ज़्यादा जो ऐसे लोग हैं जो फैमिली प्रेशर से या ना किसी कारण से वो अपने आप को इस लेवल में पाते हैं जिससे कि वो सुसाइड का स्टेप उठाते हैं। तो आप लोग एक हेल्प कीजिए उन लोगों को जो प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको समझाई दीजिए, ताकि जो सुसाइड का जो दर वो कम हो जाए, या फिर जो सुसाइड करने वाला है उसका जो मेंटेलिटी हो, विचार उसका बदल जाए। उसका जो अगर विचार बदलेगा तभी वो सुसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया इस रिपोर्ट में कि जो 15 से लेकर 29 साल के जो लोग हैं वो सुसाइड वो लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, अभी सेकेंड लीडिंग में है अभी वाला, विशेषकर जो डेथ हो गया, जो डेथ हो रहा है अभी किस पे हो रहा है, अभी जो फैमिली प्रेशर से हो रहा है और जो ऐसे गंभीर बीमारी है उसकी वजह से हो रहा है। तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे जो लोग ऐसे भी हैं जो अपना किसी न किसी रूप से, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो भी अपना जो डेथ कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, या फिर सुसाइड कर रहे हैं। एनसीआरबी ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसकी वजह से कि अभी जो रेशियो है ऐसे लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, वो अभी किशोरावस्था से लेकर लगभग 30-35 साल के जो लोग हैं वो अभी सुसाइड करते हैं। ठीक है, आज के ज़माने में जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो सुसाइड करते ही नहीं है। ठीक है, कभी कभार कोई कर लेता है। ठीक है, क्योंकि वो अगर वो कभी बीमारी से जूझ रहा है तब के कंडीशन में। तो गवर्नमेंट के इसमें ध्यान देना चाहिए कि जो हम लोग का जो मोर्टेलिटी रेट है हमारे देश का वो ना हो। ठीक है, और हम लोग को 2030 तक इसको घटाना है, इसलिए गवर्नमेंट इस पर विचार कर रही है। इस पर रूल्स और रेगुलेशन और जो गाइडलाइन है जो सुसाइड करते हैं उसको हेल्प करने के लिए कि उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी प्रयास कर रही है। अब विशेषकर स्कूलों में ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, या फिर जो ऑफिसेस होते हैं या फिर जो सोसाइटी होती है ऐसे जगहों पे कैंपेन लगाना चाहिए, ताकि जो सुसाइड है उसके जो प्रिवेंशन है उसके लिए स्ट्रेटजी लोगों को देनी चाहिए। ठीक है, उसका मेंटालिटी को, उसके थॉट को कैसे बचाया जा सके, या फिर उसको कैसे उन तक जो सुसाइड का जो प्रिवेंशन है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सके, ये सब लोगों को बताना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो सुसाइड ना करें। तो ये वाला जो टॉपिक है ये है आपका क्लाइमेट चेंज के बारे से। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का अभी जैसे कि हम लोग को क्लाइमेट चेंज में अभी परिवर्तन करना है। ठीक है, जैसे कि आप जान सकते हैं कि जो ग्लासगो में हुआ था COP26 का 2021 में हुआ था। इसके बाद से अभी जो COP27 का जो मीटिंग हुआ कहाँ हुआ, आपका मिस्र में हुआ। ठीक है, तो अभी जो निकल कर आया है बात वहाँ से कि कार्बन का जो इमिशन है उसको कम करना है। ठीक है, ऐसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने डेवलप कंट्री से मांग की कि जो हमारा जो रेशियो है अभी जो कार्बन इमिशन का, हम तेज़ी से इस पर काम करेंगे, लेकिन इसके लिए आप एक फंड दीजिए। ठीक है, फंड रेज कीजिए, ताकि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकें। ठीक है, इसके लिए देखिए कि बहुत सारे जो पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, इसके लिए फिर जो सोसाइटी को जगाना पड़ता है। ठीक है, समाज को, या फिर वो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन चाहिए। तो ये सब कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है, और इसके लिए आपको लगेगा फंड चाहिए। ठीक है, या फिर इसके लिए बोल सकते हैं पैसा चाहिए। तो आपके पास पैसा होगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ जो बात सामने उभर कर निकली
तो पहले जैसे कि हुआ था COP26 क्लाइमेट समिट जो ग्लासगो में हुआ था, वहाँ बोला गया था जो विकसित देशों के द्वारा कि जो जिसमें जो फंड होगा वो ऐसे देशों को फंड दिया जाएगा ताकि वो जो लोग हैं, ठीक है, जो अपने देश में या फिर अपने कंट्रीज़ में जो ऐसे रीजन हैं जहाँ पास क्लाइमेट चेंज में सुधार किया जा सके, ठीक है, इसके लिए जो जो उसका जो प्रोजेक्ट है उन देशों का, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया या फिर ये विंड पावर हो गया, ठीक है, ये सब इम्प्लीमेंट करने के लिए वो प्रोत्साहित करें, ठीक है, और पेड़ पौधे लगाएं, और जो कार्बन का जो इमिशन हो गया उसको कम करें, और जो अभी तो तापमान बढ़ता है उसको कम करने के लिए भी इसमें बात कही गई थी। लेकिन हुआ क्या कि जो डेवलप कंट्री है वो अभी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे देशों का मानना है कि पैसे से कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे क्या हुआ, इससे जो देश है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा, ठीक है। जो छोटे छोटे देश है उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आपकी वजह से आप ये सब काम करो, ये सब काम करो, ठीक है। तो लेकिन वो कार्बन का जो न्यूट्रलिटी है उस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप ये जो टॉपिक है तो ये इसी के बारे में है। तो विशेषकर यहाँ देखिए कि एक जो मीननगढ़ी है, एक पड़ता है केरल में, एक गांव है, ठीक है। मीननगढ़ी है गांव है, पंचायत है, ठीक है। जहाँ जो केरल है वहाँ एक वायनाड जिला है जहाँ पास एक ऐसा इनिशिएटिव उस गांव के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि वो 2016 से इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहा है पर्यावरण के बारे में, ठीक है, इन्वायरमेंटल के बारे में, कि जो मीनागढ़ी जो पंचायत है वो ये इन्वायरमेंटल से संबंधित बहुत सारे जो रूल्स और रेगुलेशन है वो अपने अंदाज में काम कर रहा है। ये इसमें जो कार्बन का जो न्यूट्रलिटी है, जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए अपने ग्राउंड लेवल में, ठीक है, वो क्या क्या चला रहा है, जैसे क्लास प्रोग्राम चला रहा है या फिर जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, ठीक है। और वो ग्रीन हाउस को गैसों को कम करने के लिए भी वो बहुत सारे प्लान पर काम कर रहा है ग्राम पंचायत, और जो कार्बन का जो पॉजिटिविटी है और जो नेगेटिविटी है लोगों को अच्छे से समझा रहे हैं। इसमें जैसे जो ग्राम सभा मीटिंग होता है उसमें जो जो इकोनॉमिक होता है, जो सर्वे होता है, और उसमें एनर्जी यूज जो मैपिंग होता है, ठीक है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वो डिस्कस करते हैं। और जिससे जो ग्राम पंचायत है मीननगढ़ी वो काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रयास कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वो क्लीन एनर्जी और जो ग्रीन विलेज है उस पर वो काम बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो न्यूज आर्टिकल इसी पर फोकस है। तो जो एक क्लाइमेट एक्शन जो प्लान है तो ग्राउंड लेवल में होने चाहिए, और इसमें सिर्फ देश का ही भूमिका नहीं होना चाहिए, इसमें पंचायत लेवल से लेकर पूरा जो स्टेट लेवल तक, और इसके साथ जो कंट्री है और वर्ल्ड वाइड है जो इसका रूट मैप है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ताकि जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में कि तो हम लोग को कार्बन एमिशन को कैसे रोकना है, ठीक है, और ऐसे ग्रीन हाउस को कम करना है, और विशेषकर जो एक्शन प्लान है, ठीक है, ग्रीन के लिए, फिर ये एनर्जी के लिए, ऐसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ग्रीन एंड ग्रीन विलेज के नाम से, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट अगर करना है तो आप ग्राउंड लेवल से कीजिए। किसी भी देश को आप ये मत बोलिए कि ठीक है कि आपके द्वारा ज़्यादा किया गया है नुकसान तो आप इसका भरपाई कीजिए। क्योंकि अगर सभी छोटे छोटे देश अगर ऐसे बड़े देशों को देखकर अपने जगह अगर फैक्ट्री या फिर बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चालू कर दें कि जिससे कि वो देश और इमिशन की ओर चला जाए, क्योंकि आने वाले देशों में आप देख पाएंगे कि बहुत तेज़ी से जो फैक्ट्री से या जो कंपनी से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको उसको ग्रीन करने के लिए फिर ग्रीन फंड उस पर रेज करने के लिए उनको एक इनिशिएटिव लाना चाहिए, ताकि जो है जो क्लाइमेट चेंज है उसको बचाया जा सके, ठीक है। क्योंकि आए दिन क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा जगहों पर देखे होंगे कि बाढ़ आता है, भूकंप आता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वहाँ के जो जनमाल होती है या फिर जान माल की नुकसान होती है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अभी तो हार गए थे, ठीक है, सेमीफाइनल में ही। लेकिन अभी जो इंडिया का जो बीट है न्यूजीलैंड में, तो उन्होंने अभी T20 की जो सीरीज है ना, वो 1-0 से जीत चुका है। तो इसी कंटेंट में देखेंगे कि जो भी वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है, कतर में हो रहा है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि जो वर्ल्ड कप है ये कतर में हो रहा है, ठीक है, 2022 का। तो देखते हैं इसमें कौन निकल कर सामने आता है और इसका वर्ल्ड कप कौन जीतता है, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। थैंक यू।